हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वार डन बाई ए फोर्स। फोर्स का कितने सारा इफेक्ट देख लिए। कोई वार करने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे करता है कोई फोर्स वार करता है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट को लेना है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। ये मुझे जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूं। Component of a force in any direction is given by F cos theta, where theta is angle between the force and the prescribed direction. ये जानना जरूरी है। मैं फोर्स की जगह कोई भी एक वेक्टर बोल सकता हूं, है ना। किसी भी एक वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए वेक्टर एफ, इसका कंपोनेंट क्या है। आप पूछोगे कंपोनेंट चाहिए तो पहले बताइए कौन सा डायरेक्शन में। हम कहेंगे ये डायरेक्शन में। अच्छा, ये डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो आप कहोगे इट इज, अगर ये एंगल थीटा है तो ये फोर्स का कंपोनेंट डायरेक्शन में क्या होता है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, है ना। और ये जो आपको छोटा सा एक वेक्टर यहाँ पर मिल रहा है, ये जो वेक्टर यहाँ पे मिल रहा है उसको आप कहोगे कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। अब ये जो कंपोनेंट बन गया उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। यू नो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क। लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट हो गया। तो ये ट्रायंगल को आप देखो तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। हियर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग ए बी क्या हो जाएगा। इट इज इक्वल टू सेम एज द बेस, है कि नहीं। अब ये जो बेस है वो कितना है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। हमें मालूम है कि b बाई h होता है cos थीटा। तो हम कहेंगे दिस इज नथिंग बट, h को इधर ले लो, h cos थीटा। लेकिन h क्या है, लेंथ ऑफ दिस लाइन। लेंथ ऑफ दिस लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है कि नहीं। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस थीटा। समझ में आया। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में और एक स्टेप जाना चाहता हूं। ये हम लोग वेक्टर चैप्टर में शुरू में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का अगर किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होता है तो उस वेक्टर का हेड और टेल से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जो सेगमेंट, जो प्रोजेक्शन, जो शेडो यहाँ पे मिल रहा है उसको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट होगा। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि ये कोई एक वेक्टर है ए और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है बी और ये एंगल अगर थीटा है तो हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। component of vector B
along A क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? B का कंपोनेंट A के डायरेक्शन में, फॉर्मूला हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, है कि नहीं? और लास्ट चीज जो जरूरत पड़ेगा आगे की आर्टिकल को समझने के लिए वो ये है कि अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या कहोगे? इसका हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये सेम जगह मिलेगा, और वैसे भी देखो तो ये 90 डिग्री कर रहा है, तो आप कहोगे कंपोनेंट ऑफ A in this direction will be how much? Magnitude of A cos 90 कितना है? 0। तो हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in any perpendicular direction is 0। कंपोनेंट के बारे में इतना जानकारी आपको याद रखना है, समझ में आया? अब हमें अपना टॉपिक में आना है। हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में देख रहे थे, बहुत सारा चीज देखे हैं, मोमेंट भी देख चुके हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले वर्क डन बाय ए फोर्स, ठीक है? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है? समझ में नहीं है? प्रीवियस अच्छा, लेट अस सी। हम लोग देखें कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी वेक्टर का अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो उसको cos 90 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वैसे इन जनरल हम जो कहते हैं, हमारे जो कहने सुनने में वर्क और फिजिक्स में वर्क कुछ अलग अलग है ना? कोई अगर काफी देर तक धूप में खड़ा है तो आप कहोगे कितना काम कर रहा है, जबकि फिजिक्स कहता है वो कोई काम कर नहीं रहा है ना? तो फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या है? Let us see. We'll write. Work is said to be done by a force if point of application of force, force is displaced, ठीक है? कोई एक फोर्स के चलते कुछ वर्क हुआ है, कब कहेंगे? तो फोर्स जिस बॉडी पे अप्लाई हो रहा था, जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा था, वो पॉइंट अगर मूव कर गया तो, समझ में आया? आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स। Suppose you are standing here near a wall. You पहलवान, you thought to push this wall. तो आपने क्या किया? इस वॉल को पुश किया। काफी ताकत लगाने के बाद भी आप वॉल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो। तो जिस पॉइंट में आप फोर्स लगा रहे हो, क्या ये पॉइंट मूव किया? नहीं किया। So did you do any work? No work is done. क्या लिखेंगे? No work is done. चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज ये जो बोर्ड है, बोर्ड का इस पॉइंट को मैं पुश करना चाहूंगा। मान लो कि स्मूथ बोर्ड है। जब मैं इस पॉइंट को पुश किया, इस पॉइंट को ऐसे पकड़ के पुश किया, कोई फोर्स लगाया तो मेरा हाथ फिसल गया। लेकिन जिस पॉइंट में फोर्स दिया, क्या वो पॉइंट मूव किया? नहीं,
नो वर्क इज डन। समझ में आ रहा ना? जिस पॉइंट में फोर्स दिया वो पॉइंट मूव नहीं किया तो हम कहेंगे कोई वर्क नहीं हुआ। समझ में आया? फोर्स देने से अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है तभी हम कहेंगे कुछ वर्क होगा। ध्यान रहे कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करेगा वो फोर्स के चलते मूव करेगा कोई जरूरी नहीं है ना? तो हो सकता है कि मैं किसी एक बॉडी को यहाँ पे कोई फोर्स लगा के पुश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं इसको पुश नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं इसको पुश नहीं कर पा रहा था, कोई दूसरा आया और इसको खींच के मूव करवाने में मेरा मदद किया। वो इसको पकड़ के खींचने लगा तो ये चलने लगा। अब ये ब्लॉक नहीं चल रहा है बिकॉज आई एम पुशिंग, लेकिन किसी दूसरे के चलते चले तो क्या हो गया, मेरा जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा था वो पॉइंट तो मूव किया ना। दैट मींस सम वर्क इज डन बाय दिस फोर्स, बाय मेन फोर्स। समझ में आया क्या? तो ये गलतफहमी निकाल देना कि जो फोर्स लगाए हैं उसके चलते अगर चलेगा तो। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम कहेंगे हम कार के पीछे वाले सीट में बैठे हैं, सामने वाले सीट को पुश कर रहे हैं, कार खड़ा है अपनी जगह, तो क्या आप कोई वर्क कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, नथिंग इज मूविंग। अभी कार चलने लगा, क्या आप कोई वर्क कर रहे हो? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हो? यस, क्योंकि जहां पर आप फोर्स दे रहे थे वो पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पर इंटरनल फोर्स मूव नहीं करता। कब बोला तुमको कोई? अपना दिमाग में जो पहले की नॉलेज है उसको साफ करो पहले। ठीक है, जो फोर्स दिए तो जो पॉइंट में फोर्स दिए वो पॉइंट मूव किया तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द पुशिंग फोर्स। हाँ, मैं आगे वाला सीट को पुश करने के साथ साथ अपना पीठ से पीछे वाला सीट को भी पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जहां पर मैं फोर्स लगाया वो पॉइंट मूव किया तो कुछ वर्क हो गया। समझ में आया क्या? यस। तो ये चीज को याद रखना। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। जिस पॉइंट में फोर्स देंगे उस पॉइंट को वो पॉइंट अगर मूव कर गया तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। पॉइंट नंबर 2, work done by a constant force. Work done by a constant force F is given by W is equal to F S cos theta। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट? ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो पॉइंट में फोर्स दे रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर F, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे। समझ में? तो फॉर्मूला हो गया Fs cos थीटा। लेकिन कंडीशन को याद रखना, ये क्या? बाई ए कांस्टेंट फोर्स। सर ये क्या होता है? अरे मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो मान लो कि कोई मैग्नेट है, यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, आपने यहाँ पर कोई एक आयरन ब्लॉक को रखा तो ये इसको खींचने लगा, तो ये आयरन ब्लॉक ये मैग्नेटिक फोर्स के चलते धीरे धीरे आने लगा ऐसे। लेकिन जैसे जैसे आया पास फोर्स बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ा? तो इन दैट केस यू कैन नॉट से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द ऑर्डर। नो, इट इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज समथिंग डिफरेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तभी आपको होगे वर्क इज गिवन बाय Fs cos थीटा। सर क्या फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है तो वर्क नहीं होगा? होगा, दूसरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं। समझ में आया? अच्छा, अब यूनिट क्या है फोर्स का? यूनिट क्या है? इट इज, फोर्स इज न्यूटन,
डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं जूल्स। क्या ये न्यूटन मीटर किसी दूसरे का यूनिट आप पहले देखे हो? मोमेंट ऑफ ए फोर्स, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर, इसका यूनिट है जूल। लेकिन देखे तो दोनों एक जैसा यूनिट रखते हैं। अलग करने के लिए ही वार्क का यूनिट को जूल में कहते हैं, उसको न्यूटन मीटर में कहते हैं। मोमेंट को जूल्स में नहीं लिखना है, जबकि वो भी न्यूटन मीटर है। समझ में आया? अच्छा, और अगर सीजीएस में करें तो ये होता है डाइन सेंटीमीटर, जिसको अदरवाइज कहते हैं अर्ग। और आपको मालूम होगा कि 1 जूल 10 to the power 7 अर्ग, यस, इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। कैसे हुआ? सर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 1 जूल को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 10 पावर 5 डाइन्स, और 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 पावर 1 मीटर को लिख सकते हैं 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो डाइन्स इंटू सेंटीमीटर होता है, और तो हो गया 10 पावर 7 अर्ग। ठीक है। यहाँ तक की चीज तो आपके स्कूल में भी पढ़ाया होगा, नहीं? हाँ। सो वार्डन बाई ये कांस्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया Fs cos थीटा। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो चीज पे ध्यान देना है। वार्डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, ये बाई वाला वर्ड को थोड़ा सिग्निफिकेंस देना। वर्क इज डन बाई ए फोर्स और अगेंस्ट ए फोर्स, दैट इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम कहेंगे अगर हम निकाले W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा, अगर ये क्वांटिटी आया पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ वर्क इज डन बाय फोर्स। और अगर ये नेगेटिव आया तो हम कहेंगे वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि सपोज ये कोई एक ब्लॉक था, इधर से कोई फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, यू कॉल इट 20 न्यूटन। इधर से कोई एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, यू कॉल दिस फोर्स एज 12 न्यूटन। और हुआ क्या, ये ब्लॉक डिस्प्लेस कर गया। कितना दूर डिस्प्लेस कर गया? 20 न्यूटन फोर्स ज्यादा था तो ये डिस्प्लेस कर गया कितना? सपोज इट गोज, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट को चलो मानते हैं कि 10 मीटर है। ठीक है। नाउ देखो तो वर्क डन बाई F1 हो जाएगा Fs cos थीटा, मतलब 20 इंटू S कितना है 10 इंटू cos, क्या कोई बता सकता है F और S के बीच में एंगल क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में 180। F1 जैसा है S भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने से एंगल 0 होता है। तो हो गया cos 0, है ना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने से एंगल 180 डिग्री होता है, सेम डायरेक्शन में होने से एंगल 0 होता है। तो कितना हो गया? cos 0 का वैल्यू तो आपको मालूम है, ये कितना है? 1 मिला क्या? 200। क्या लिखेंगे यूनिट? क्योंकि ये न्यूटन दिया है और ये मीटर दिया है, तो हम कहेंगे ये जो यूनिट बनेगा ये बनेगा जूल्स का। ठीक है, आप कहोगे ये बनेगा दिस मच जूल्स। वर्क डन बाई F2, फॉर्मूला क्या है? F2 मतलब 12 इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका भी 10 इंटू cos, व्हाट इज द एंगल बिटवीन F2 एंड द डिस्प्लेसमेंट? 180 डिग्री। और आपको याद रहना चाहिए कि cos 180 होता है -1, तो कितना हो गया ये? -120 जूल्स। ये माइनस साइन का मतलब क्या है? Against the Mark is not done by F2, against F2,
इसका मतलब हुआ वर्क डन अगेंस्ट F2 is equal to work done against F2 is equal to 120 joules। वही मैं बताना चाहता था, अगर आप वर्क निकालोगे पॉजिटिव आया तो वर्क इज डन बाय द फोर्स, नेगेटिव आया वर्क इज डन, है ना। इतना ही तो आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, नहीं ये भी नहीं पढ़ाया? अच्छा, खाली फॉर्मूला बता के छोड़ दिए होंगे सर। वो भी सर कॉस्ट हिडन है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है। हम थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा बता देते हैं। सर थोड़ा तो वर्क डन अगेंस्ट F2 कब कहेंगे? व्हेन F हैज cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आया। और वैसे ही देख के चल रहा है कि ये फोर्स इधर लेने की कोशिश कर रहा था, हम जबरदस्ती उधर लिए तो वर्क इज नॉट डन बाय F2, इट इज अगेंस्ट F2, है कि नहीं? अच्छा, अब मान लो कि आपका दोस्त गाड़ी में बैठ के भाग रहा है, आप उसको पीछे से पकड़ के खींच रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, वो खींच रहा है तो खींचते खींचते आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो। वर्क इज डन बाय योर फोर्स और अगेंस्ट योर फोर्स? अगेंस्ट। आपका गाड़ी, दोस्त का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप पीछे से ढकेल रहे हो और वो चल रहा है, इन दैट केस वर्क इज डन बाय द फोर्स। समझ में आ रहा? ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई बॉडी स्लाइड करके जा रहा है, कोई बॉडी जब स्लाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होता है? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ होता है। पीछे की तरफ होता है तो बताओ वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स? अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा ना? तो ये आपको बाय और अगेंस्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। डिटेल्स में हम लोग देखेंगे ढेर सारी चीजें इसके ऊपर, बट बिफोर दैट थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हम देखें कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज गिवन बाय एफ एस कॉस थीटा, जिसमें एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फिर से डिस्प्लेसमेंट बोल के रुक गए। हम कब बोले थे डिस्प्लेसमेंट? हम बोले थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तुम लोग बोल देते हो गलती से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, नो, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था और ये ब्लॉक को कोई एक फोर्स ऐसे खींचा, कितना फोर्स खींचा? चलिए मानते हैं कि फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स स्टार्ट्स पुलिंग इट, और कैसे खींचा? इस फ्लोर पे खींचने लगा और पता चला कि यहाँ पे जो फोर्स आ रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था, इसके ऊपर ऐसे आ रहा था। दिस वाज द फ्रिक्शनल फोर्स। कितना था फ्रिक्शनल फोर्स? द फ्रिक्शनल फोर्स वाज समथिंग लाइक 20 न्यूटन सपोज। और ये बॉडी का मास कितना है? चलो मानते हैं कि मास ऑफ दिस बॉडी इज समथिंग लाइक 6 kg, है ना। अब ऐसे खींचते खींचते किधर को खींच रहे थे? वी आर पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। कितना दूर पुल कर दिए? वी पुल्ड इट टू ए डिस्टेंस से s इज इक्वल टू 5 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इन फिगर शोन फाइंड work done by F frictional force and weight of the body over a displacement of 5 meter। हर एक फोर्स के चलते कितना वर्क हुआ निकालना चाहते हैं, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, तो क्या पूछा गया है? यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ये सारा फोर्स आ रहे हैं, एक कोई खींच रहा है इधर 50 न्यूटन फोर्स में, ठीक है। और ये ब्लॉक का अपना मास है 6 kg, और जब खींच के ले रहे हैं, हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं FF लिखा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इज 20 न्यूटन। तो खींच के इसको लिए 5 मीटर,
तो हर एक फोर्स से कितना वर्क हुआ, हर एक फोर्स मतलब एफ से, फ्रिक्शनल फोर्स से, वेट ऑफ द बॉडी इज आल्सो ए फोर्स, सारे फोर्स से कितना कितना वर्क हुआ। अब वर्क डन बाय ये कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला था? एफ एस कॉस थीटा। अगर हम लिखना चाहेंगे वर्क डन बाय एफ, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, मैं कर रहा हूं वर्क डन, डब्ल्यू डी मतलब वर्क डन बाय एफ। फॉर्मूला क्या है भाई? एफ एस कॉस थीटा ना। अच्छा एफ कितना है? 50 न्यूटन। क्लियरली दिया है कि एफ इज 50 न्यूटन, फिगर में दिखाया गया है, इट इज 50 न्यूटन। और एस कितना है? जिस पॉइंट में फोर्स आया उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। और कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, क्या है? 60। और कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 हो गया। तो ये हो गया 250 इंटू 1/2, कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 125। यूनिट क्या होगा? जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, कितना फ्रिक्शनल फोर्स दिया है? 20 न्यूटन। नहीं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एस कॉस थीटा। क्या सुमित मुझे बताएगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है यहाँ पे? 20। एस कितना है? हाँ एस कितना है? एस जिस पॉइंट में फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पर गया तो उसका हर एक पॉइंट 5 मीटर गया है, तो इसका भी 5 इंटू कॉस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 180। हाँ, और cos 180 तो -1 है, वैल्यू डाले, इज कमिंग -100 जूल। समझ में आया क्या? -100 जूल का मतलब क्या है? वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स? अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ये समझ में आना चाहिए। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क इज नॉट डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। चलो ठीक है, दो चीज आप लोग बता दिए, बाकी रह गया वर्क डन बाय वेट। वर्क डन बाय वेट हमें पता करना है। अच्छा, तो वर्क डन बाय वेट कैसे पता करेंगे? हम कहेंगे अगेन वेट कितना है, फोर्स निकाल दो और जिस पॉइंट में वेट आ रहा था उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। हम कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये थोड़ा इसको भरा, ये एफ कॉस 180 है। हाँ तो थोड़ा लिख देंगे इसको, जगह बनाने के लिए इसे बना रहे हैं। 20 इंटू 5 इंटू कॉस 180, और cos 180 का वैल्यू -1 होने के कारण वर्क डन हो गया -100 जूल। माइनस साइन का मतलब वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स? अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क डन बाय वेट। हाँ, तो हम कहेंगे वेट को W कहो इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्या इसका वेट आपको मालूम है कितना है? 6 kg है ना, तो 6g। एस कितना है? वेट कहाँ आता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आता है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे भाई, ये बॉडी अगर यहाँ से यहाँ पर गया, इसका हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही तो होगा, इंटू 5। क्या कोई मुझे बताएगा? वेट तो ऐसा ही होता है नीचे की तरफ, तो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस क्या लेंगे? थीटा 90। कॉस 90 कितना है? 0। तो वर्क डन बाय वेट इज 0. So you find it is coming out to be 0. No work is done by the weight. समझ में आया? जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, नो वर्क इज डन बाय देम। क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन में लेना चाहता हूं। I want to give you a case. ये हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, हियर इज एन इंक्लाइन प्लेन, और हुआ यूं है कि इसका इंक्लिनेशन दिया है थीटा, और इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा गया है, ऐसा है कोई एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक का अपना कुछ वेट तो होगा, देयर मस्ट बी सम वेट ऑफ दिस ब्लॉक,
नहीं, आपको होगे दे दीजिए वेट, और आप जानते हो कि एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट देयर मस्ट बी ए नॉर्मल रिएक्शन, देयर मस्ट बी ए नॉर्मल रिएक्शन। ये जो प्लेन है वो ब्लॉक को पुश कर रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या है, और कोई फोर्स इसको ऐसे पुश कर रहा है सपोज, और कोई फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है। इतने सारे फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और सारा फोर्स का मैं वैल्यू दे देता हूं। मान लो कि ये है कुछ समथिंग लाइक F1, ये F2, ये F3, ये F4, ठीक है, ऐसा करके दिया है। हियर आर द 4 फोर्सेस गिवन। ये कौन सा फोर्स है, W, और F4, चलो ठीक है, F4 इज द वेट। इस पॉइंट को कहो A, ये पॉइंट को कहो B, ठीक है। चलिए, आपको ये केस समझ में आना चाहिए कि इतने सारे फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, हियर AB इज इक्वल टू L दिया है। ऑल फोर्सेस displace the body from A to B, from A to B. Find work done by each force. हर एक फोर्स कितना वर्क किया। मैं यहां पर जो एंगल थीटा दिया था, थोड़ा इसको मिटा के अल्फा लिखना चाहता हूं। आई राइट द एंगल एज अल्फा। ए इज दिस पॉइंट। ये ब्लॉक पहले ए पे था, उसको पुश करते करते हम लोग बी पे ले गए हैं। कैसे पुश किए, इतने सारे फोर्स लगा के, 4 फोर्स लगा के ए से बी तक पुश कर दिए। अब हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय each of these forces in displacing the body from A to B। क्या मेरी बात समझ में आया? करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट थीटा वर्क डन बाय और अगेंस्ट, बस इतना देखेंगे। हमारे पास ढेर सारे फोर्स है इसके ऊपर आ रहा है। फोर्स F1, F2, F3 एंड F4, ऐसे करके 4 फोर्स है। थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहूंगा। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं अभी? तो ये हो गए हमारे 3 फोर्स। चौथा फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया चौथा फोर्स। चौथा फोर्स क्या है? चौथा फोर्स है F4। ऐसे करके 4 फोर्स आ रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, और आप निकालना चाहते हो कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच ऑफ दीज फोर्सेस। चलिए इसमें भरते हैं कि फॉर S1, फॉर F1 डिस्प्लेसमेंट क्या था, फॉर F2 डिस्प्लेसमेंट क्या था, और थीटा क्या था, वो सारा चीज देखना है एक एक करके। अच्छा, हर एक के केस में थीटा भी पता करना है, और हर एक के केस में कितना वर्क हुआ वो भी पता करना है। कितना डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखो, कितने टेढ़े मेढ़े फोर्स में दिया हूं, बट आप लोग कर लो। फिर पता करना है व्हाट इज द वर्क डन, और बताना ये है कि वर्क इज डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, ये बताना है। चलिए F1 के लिए बात करते हैं। A से B तक ब्लॉक को ढकेल के लेने में F1 के चलते क्या वर्क होगा, तो पहले F1 S cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। F1 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां पर गया, A से B तक गया, दिया है कि AB इज इक्वल टू L। तो F1 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि AB का लेंथ कितना दिया है, L। वो ब्लॉक को यहां से ढकेलते हुए यहां तक गया,
तो ये ब्लॉक का हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट L हुआ। F1 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, इसका भी L हुआ। F2 का कितना हुआ? वो भी L। F4 का कितना हुआ? L। F3 का भी L। सबका हो गया L। मतलब F मिल गया, S मिल गया, थीटा मिल जाए, काम बन जाए। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखना है। क्या बता सकते हो? F1 के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। देखो ये फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फोर्स ऐसा है और सॉरी ये फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो एंगल क्या हो गया? यही तो जो दिया है। अच्छा, मतलब एंगल इज अल्फा। F2 के केस में क्या बता सकते हो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? यस, जिधर को F2 है उधर को L है, तो इट इज 0। F3 के केस में 90 डिग्री। F3 इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द प्लेन। यस, आप लोगों को बढ़िया पकड़ में आ रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करोगे तो बढ़िया से समझा देंगे। तीसरा केस में F4 के केस में अल्फा। देखो ध्यान से, F4 कैसा है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ऐसा। मतलब हमें कौन सा एंगल चाहिए? ये पूरा एंगल। So 90 plus alpha. यस, दैट इज 90 प्लस अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आया? ये हर एक के केस में हमें फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अगर स्कूल में जो पढ़ा हम भी वही पढ़ाएंगे, तो फिर कौन मेरे पास आएगा? कुछ तो एक्स्ट्रा करना है नहीं? हाँ, तो ये हो गया चीज। F1 के चलते क्या वर्क हुआ? F1 L cos अल्फा। F2 के चलते F2 L cos 0। F3 के चलते F3 L cos 90। F4 के चलते F4 L cos 90 प्लस अल्फा। यस, हमें बताना यह है कि वर्क इज डन बाय दिस फोर्सेस और अगेंस्ट दिस फोर्सेस, ये मुझे बताना था। ठीक है, कोशिश करेंगे बताने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 L cos अल्फा, तो F1 L cos अल्फा है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा इज समथिंग लेस देन 90, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव नहीं? F2 L cos 0, cos 0 तो 1 है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। F3 L cos 90, ये तो 0 है क्योंकि cos 90 0 होता है। F4 L cos 90 प्लस अल्फा, आपको मालूम रहे कि cos 90 प्लस अल्फा इज sin अल्फा माइनस sin अल्फा, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? इज इक्वल टू माइनस F4 L sin अल्फा। क्लियरली दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो आप कहोगे हाँ cos 90 प्लस अल्फा होता है माइनस sin अल्फा। तो आप कहोगे कि वर्क इज डन बाई F1 बाई F2, नो वर्क इज डन एंड अगेंस्ट F4। समझ में आया क्या? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, आप जानते हो कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क ए स्केलर क्वांटिटी है ना? वो चीज को हमें लिखना चाहिए था शुरू में, हम नहीं लिखे, अभी बोल देते हैं कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये कुछ वर्क किया, वो कुछ वर्क किया, टोटल वर्क मतलब सारे का वर्क को सिंपली जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, मिस कर गया हम लिखने के लिए, कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं आज बहुत मेहनत किया, किस डायरेक्शन में? क्या डायरेक्शन में? कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन होता नहीं। कोई एक सर्किल में दौड़ दौड़ के अपनी जगह वापस आ गया, क्या वर्क किया? जीरो, कोई वर्क नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आने लगा है। सर एक डाउट है। सर हमारे स्कूल के एक सर बोल रहे थे ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी।
रिपीट लिख देना उसके नीचे RIP। ठीक। तो अभी अगर आपको बढ़िया से समझ में आया, मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, यहां से कोई एक बॉल को मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, कितने में, 20 मीटर पर सेकंड में, चलो कुछ वेलोसिटी में फेंका, कितने में, u वेलोसिटी में फेंका, थीटा एंगल में फेंका, तो क्या हुआ, ये बॉल ऐसे गया और ऐसे गिरा। कितने दूर पे गिरा, चलो मानते हैं कि ये s डिस्टेंस में गिरा। क्या क्वेश्चन है, इन फिगर शोन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी as the ball moves from A to B, बॉल A से B तक गया, कितना वर्क हुआ बाय ग्रेविटी। हमें जो फॉर्मूला मालूम है Fs cos थीटा, वो कौन सा फोर्स के लिए होता है, कांस्टेंट फोर्स की वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। तो पहले देखना है कि जो फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो कांस्टेंट है कि नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट द वेट, नहीं, तो आपको मालूम रहना चाहिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी का मास m है, तो ये mg है। किधर को है, ऐसे नीचे की तरफ, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, चलो ये जो डिस्प्लेसमेंट में s लिखा हूं, इसको मैं r लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज l, सपोज डिस्प्लेसमेंट s कितना है, l, तो बॉडी यहां से गया, यहां पे गिरा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ अब व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन F एंड L कितना हो गया, सॉरी F एंड S, F और S के बीच में क्या एंगल हो गया भैया, कैसे भाई थीटा हुआ। फोर्स कैसा था, ऐसा, डिस्प्लेसमेंट कैसे था, यहां से यहां पर ऐसे, थीटा प्लस 90 डिग्री। फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फोर्स कैसा है, फोर्स कैसा था, स्ट्रेट वे डाउन, displacement is like this, one is vertical, other is horizontal, the angle is 90 degree, तो work done by weight कितना हो जाएगा, mg into L into cos 90, कितना हुआ, 0। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है। हम हर एक पार्ट पे वैल्यू देने की, इंपोर्टेंस देने की कोशिश करें। F क्या है, S क्या है, आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। नो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, mgl cos 90, तो हम कहेंगे नो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। समझ में आया क्या। थोड़ा अभी मैं केस बदलता हूं, कोशिश करो बताने की, मेरे ख्याल से आप लोग बता दोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो यहाँ पर तो देख ली कि जब बॉल को फेंके यहाँ से गिरा, यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ, तो आप कहोगे वर्क डन हो गया mg into L into cos 90। नेक्स्ट, ये कोई छत है, यहां से कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंका गया, इसका मास m था, और ये गया ऐसे, गिरा ऐसे जमीन पे, ठीक है। सेम लेवल पे छत से कोई चीज को ऐसा फेंका गया, दिस बॉल वाज थ्रोन लाइक दिस, तो ये गया ऐसे, गिरा ऐसे,
क्या दोनों केस आपको समझ में आए? ये बॉल भी है मास m का, ठीक है, ये केस भी है मास m का, है ना? Yes. अभी सर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। हाँ, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ध्यान से देखो, ये केस 1 है और चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस h है। ये केस 2 है। दोनों ही केस में पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एज द ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम रूफ ऑन टू ग्राउंड। दोनों ही केस में पूछा है। इन ईच केस फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी in complete motion दोनों ही केस में बॉल का मास m था। एक केस में ऊपर फेंके गया, ऊपर आया नीचे, दूसरे केस में फेंके ऐसे आया ऐसे गिरा। दोनों का हाइट क्या था, h था। केस 1 के लिए मैं कहता हूं एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, यू आर बिगिनर्स सो डोंट मिस एनी कंसेप्ट। यहां पर फोर्स क्या है, ग्रेविटी कैसा है, नीचे की तरफ, ए से फेंके बी पे गिरा। क्या कोई मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताएगा? एच कैसे, वो भी तो नीचे की तरफ गया, ऊपर आया नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना, नीचे की तरफ एच। थीटा कितना है, 90 फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो फोर्स हो गया, एंगल हो गया 0। वर्क डन mgh is equal to mg h cos 0, it is mgh। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. It was in fact fs cos theta, it was fs cos theta, जिसको आप कहोगे mg h cos 0 बन गया mgh। क्यों? क्योंकि cos 0 1 होता है। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट चीज तो था नहीं, हम लोग भी उतने बेवकूफ नहीं है कि ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप समझदार हो तो क्या बता सकते हो दूसरे केस में क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन इन द सेकंड केस, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। अब तो बड़ा खतरनाक बन रहा है। सर mgh ही होगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। केस 2 में, केस 2 में आप कहोगे f कितना है, mg कैसे, नीचे की तरफ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है मालूम नहीं है, वो यहां से आया यहां पे गिरा, डिस्प्लेसमेंट इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? अच्छा, और कितना है, चलो मानते हैं s है, मालूम नहीं है कितना है, वो कुछ टेढ़ा है ऐसा है। और थीटा भी कहाँ मालूम है कि कितना एंगल करके गिर रहा है, क्योंकि mg तो नीचे की तरफ था ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, दोनों के बीच में एंगल मालूम नहीं है क्या है, यू कॉल इट थीटा। थीटा इज थीटा। वर्क निकालना, ना हमें s मालूम है ना हमें थीटा मालूम है। समझ में आया क्या? अच्छा, तो हम क्या कहेंगे इस केस में, वर्क डन इज इक्वल टू fs cos थीटा, दैट इज mg into s cos थीटा। थोड़ा इस ट्रायंगल को प्यार से देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये है s, ये है थीटा, और ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये तो h है। क्या बता सकते हो ये ट्रायंगल में cos थीटा क्या है? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज h by s, है कि नहीं? यस सर। देखो ये ट्रायंगल में Yes, sir. cos थीटा कितना है, h by s, तो डालो वैल्यू mgs into h by s, एक h दूसरा h को खा गया, क्या मिला? दोनों ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सेम।
चीजें बदल में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? ये है। ऐसा फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं? ओनली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। नहीं है तो नहीं लगा सकते। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? सर लेकिन अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं, थोड़ा आप इसको बढ़िया से समझो और लिखो, क्योंकि ये काम में आने वाला चीज है। दोनों केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज कमिंग आउट टू बी mg into h। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ये सर लेकिन इतना सारा चीज आप लोग समझ गए हो तो पक्का मेरा वाला क्वेश्चन को भी आप लोग आंसर दे दोगे। जो इसका आंसर देगा हाथ उठाना, बोलना मत। यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, कैसा है देखें पहले। इंक्लाइन प्लेन तो ड्रॉ करें। ये इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा है, ऐसा कोई एक इंक्लाइन प्लेन था। अच्छा कैसा था ये? ऐसा था। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये पॉइंट ए है। यहां से कोई एक ब्लॉक मास m का, और यहां से कोई एक ब्लॉक मास m का, दोनों पॉइंट ए से फिसल के कोई गया बी में, कोई गया सी में। The two balls slide from A to ground। दोनों बॉल ए से ग्राउंड में गए। ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड यहाँ, ये है ग्राउंड। दोनों बॉल फिसल के ग्राउंड में आए। ये बॉल नंबर 1 है, P है, ये बॉल नंबर Q है। वर्क डन बाय ग्रेविटी is more in case of which ball? एक बॉल है मास P का, दूसरा बॉल है, एक बॉल है P, दूसरा है Q, दोनों का मास बराबर है। कौन सा केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज मोर? P से Q आने में। बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे तो बता दोगे। डाटा दिया हुआ है, सब डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा दिया हुआ है मालूम है? ये दिया है 3 मीटर दिख रहा है, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर, ऐसा दिया है। हर एक केस में P स्लाइड करके B तक आएगा, Q स्लाइड करके यहां तक जाएगा। कौन से केस में मोर वर्क इज डन बाय ग्रेविटी? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले दोनों ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, ठीक है। कोई तो बताए, देखते हैं कौन सबसे पहले दिमाग लगा के बोल रहा है। कौन बताएगा पहले? चलिए मैं बताता हूं सर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ P, फोर्स क्या है? फोर्स है mg। कैसा है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट इज ab। कैसा है? ऐसा। थीटा क्या है? वो तो कुछ दिया नहीं है। चलो मानते हैं कि जो फोर्स है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे था। चलो मानते हैं कि ये जो एंगल है, सपोज वी एस्यूम
कुछ डाटा दिया नहीं है, नथिंग इज गिवन, वी जस्ट अस्यूम। क्या अस्यूम कर रहे हैं कि ये जो एंगल है, चलो मानते हैं कि ये एंगल थीटा है, सर और चलो मानते हैं कि ये हाइट है h। ये एंगल कितना है दिया नहीं है, से इट इज अल्फा। सर 90 माइनस थीटा होगा। तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। नहीं, अच्छा यहाँ पर एक अल्फा लिया हूं, दूसरा एंगल को थोड़ा थीटा लिखने का हमारा बुरी आदत है, तो इस एंगल को कुछ बीटा ले लेता हूं, बीटा। तो एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है mg, एस कितना है ab, है ना। कॉस व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, p के केस में p आया इधर को, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, दोनों के बीच में एंगल है बीटा, तो इट इज कॉस बीटा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? हाँ सर। क्या कोई मुझे बताएगा ये जो पॉइंट जो P है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, चलो इसको हम कहते हैं समथिंग लाइक N, नॉर्मल ड्रॉ किया गया। नाउ इन PVN ट्रायंगल, व्हाट इज AB cos बीटा, व्हाट इज H by AB, H by AB, H by AB, H हो गया बेस, AB हो गया हाइपोटेन्यूज, H by AB हो गया cos बीटा। मतलब cos बीटा क्या है, H by AB है कि नहीं, तो हम कहेंगे इट इज mg इंटू AB इंटू H by AB। सर H तो दिया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, द वर्क डन इज mgh। हुआ क्या? यस सर। Think in the second case, in case of Q, फोर्स कितना है mg, वो भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना है ac, और वो भी ऐसे। क्या कोई बताएगा यहाँ पे थीटा कितना है? पहला वाला केस में बीटा था, दूसरे वाले केस में अल्फा। फोर्स ऐसा है, अल्फा। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, थीटा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा। नाउ व्हाट इज द वर्क डन? थिंक यू कैन डू व्हाट इज द वर्क डन? सोचो तो आप कर लोगे। वर्क डन का फॉर्मूला आपको सबको मालूम है, कितना है? पहला केस में हुआ था mgh, अब दूसरे केस में क्या होने वाला है? लेट अस सी इन केस ऑफ Q, इज इट कमिंग द सेम? यस सर। चेक करके देखो, चेक करके देखो। इन केस ऑफ Q, ये तो थीटा है और थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मैं यहाँ पे लिखूं सर h by qc है तो h by ac है तो ac से yes, now work done is equal to again fs cos theta, f तो है mg, s है ac, और ये cos alpha, but what is cos alpha in this triangle? h by ac, h by ac, so it is mg into ac into h by AC को खा गया, क्या मिला? सेम mgh। दोनों ही केस में बराबर वर्क हुआ है, वर्क डन इज सेम इन ईच केस, इट इज mgh। समझ में आ रहा है? ये तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इतना सोचना पड़ रहा है। अगले क्लास जैसे जैसे हम लोग थ्योरी बढ़ाएंगे, अब जो शुरू में कंपोनेंट पढ़ाया यूज कहाँ किए? नहीं किए ना। करने बाद देखोगे चीजें फटाफट चुटकी से, इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा इस केस में वर्क इतना होगा, इस केस में इतना होगा, फटाफट बता दोगे। तो वी हैव टू अगेन री अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, वो क्या है? ये जो मैं बताया ये आपकी बुक लेवल का चीजें हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग अगले क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थोड़ा सा हायर वर्जन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद।